हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कैफी फ्रॉम अलमास हॉस्पिटल। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस एम सिद्दीक, पीडियाट्रिशियन फ्रॉम अलमास हॉस्पिटल। पेरेंट्स, आज हम सीखेंगे सीओपीडी के बारे में। सर, सीओपीडी डे आ रहा है, तो क्या बच्चे लोग में सीओपीडी जैसी कोई एंटिटी होती है? हाँ, लगभग सीओपीडी जैसी एंटिटी एक है बच्चों में, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज, जिसको हम लोग चाइल्डहुड एस्थमा भी बोलते हैं। उसी का काउंटर पार्ट है। जैसे बड़ों में सीओपीडी हम लोग बोलते हैं वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उसी का एक रूप जब बच्चों में होता है वो यूजुअली पोल्यूशन और स्मोकिंग की वजह से होता है। सीओपीडी बच्चों में जो चीज़ वो पाई जाती है बहुत कॉमन वो है हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज, जिसका दूसरा नाम है चाइल्डहुड एस्थमा। जी, मतलब HRAD। जी जी। तो पेरेंट्स को HRAD कैसे समझाएंगे कि मतलब HRAD पेरेंट्स कैसे समझेंगे कि उनके बच्चे को HRAD है या उस जैसे सिम्टम्स हैं? एक्चुअली अगर हमें वर्ड इस्तेमाल करें HRAD या एस्थमा तो पेरेंट्स थोड़ा डर जाते हैं। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सही। उसमें उनको एक अलग से एक सोशल टेबू लगता है। हाँ। उनको लगता है कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, एस्थमा बोला डॉक्टर ने, अचानक में एस्थमा बोल दिया कि अभी तो इतना छोटा है, अभी से एस्थमा। हाँ, एक स्टिग्मा लगता है, वो जरा स्ट्रेस में चले जाते हैं। हाँ। तो उसको पैथोलॉजिकली चीज़ों को समझाने के लिए बेहतर है अपन हम बोलते हैं हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज, जिसका नाम है मतलब आपकी सांस की जो नलियाँ हैं, बारीक बारीक नलियाँ जो अपनी सांस में, ये मेन ट्रेकिया होता है, फिर इसके छोटे छोटे बारीक बारीक नलियाँ होते हैं जिसको हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। तो ये जो एयरवे होती है, इस छोटी छोटी बारीक नलियाँ होती है, पाइप्स जैसी होती हैं, इनके अंदर सूजन आ जाती है। अच्छा। ठीक है, और वो सूजन, एक्सेसिव सूजन जब आ जाती है तो सांस अंदर लेने में और बाहर छोड़ने में दोनों में प्रॉब्लम होता है बच्चे को, है ना। तो बच्चा ना तो सांस बराबर से ले पाता है और ना ही छोड़ पाता है, हवा फंस जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एयर ट्रैपिंग। अच्छा। तो ये जो चीज़ है ये एस्थमा में पाई जाती है बच्चों में। लक्षण सिम्टम लगभग सीओपीडी जैसे होते हैं। अच्छा। मगर बच्चों में इसको हम लोग हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज बोलते हैं। बच्चे आमतौर पर स्मोकिंग तो करते हैं। हाँ। तो ये वेदर चेंजेस से और बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं, जैसे डस्ट है, धुआं है, धूल मिट्टी है, खुशबू वाली चीज़ें हैं, इतर परफ्यूम डिओड्रेंट्स हैं। इसके अलावा बच्चों लोग को एनिमल पेट डैंडर्स है। तो इन बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होने के कारण पोलन ग्रेन्स हैं, बहुत कॉमन पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो उसकी वजह से सांस की नली में सूजन आती है और बच्चे खांसी लेके आते हैं। तो वो लगभग सीओपीडी जैसा ही रूप है, और ये इंटरमिटेंट भी होता है, कभी कभी परसिस्टेंट भी होता है। तो उसमें जो है पेरेंट्स को वैसे लक्षण आता है कि बच्चा मेरा खांस रहा है, खांसी खांसी खांसी, और माँ बाप उससे लेके परेशान रहते हैं। तो मतलब आम जबान में हम पेरेंट्स को बोलेंगे कि एक ट्रिगर आया है, चाहे वो धूल हो, मिट्टी हो, धुआं हो, इतर परफ्यूम हो, कोई एक ट्रिगर है, उसने आके आपकी सांस की, बच्चे की जो सांस की नली है उसको ट्रिगर कर दिया और वो सूज गई। जी बिल्कुल। जिस वजह से हवा जा नहीं पा रही है, निकल भी नहीं पा रही। बराबर, बिल्कुल। तो खांसी आ रही है और दम भी लग रहा है। बराबर। जब बहुत ज्यादा हो जाता है, शुरू में खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, बलगम तो बच्चे निकालते नहीं। और फिर उसके बाद में जो सूजन बढ़ जाती है, तो फिर बच्चों को दम लगने लगता है। जब दम लगता है, हाँ, सांस तेज चल रही है, दम लगना, आम जबान में पसली चल रही है, वो निमोनिया, कुछ लोग उसको निमोनिया भी बोलते हैं। अच्छा। एक्चुअली निमोनिया नहीं है, वो चाइल्डहुड एस्थमा है। अब मसला ये कि और कुछ बीमारियां भी होती है कि जिनमें ऐसा होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। जैसे कि निमोनिया, जो आम बोल रहे हैं निमोनिया। जी। तो निमोनिया और HRAD जो सबसे बड़ा डिफरेंस रहेगा वो बुखार का रहेगा। निमोनिया में अक्सर बच्चे बुखार लेके आते हैं, छींकते हैं, खांसी आती है और दम लगता है, लेकिन बुखार का बहुत बड़ा रोल है इसमें, निमोनिया में। और हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज यानी कि चाइल्डहुड एस्थमा, इसमें यूजुअली फीवर से शुरू नहीं होता है। कभी कभी कुछ वायरस आके ट्रिगर कर सकता है, लेकिन वो वायरस क्या हो, छोटे से नाक में सर्दी हुई, हल्की सी खांसी हुई, फिर बुखार कम हो जाता है या चले जाता है। और इसके अलावा जैसे बच्चा सपोज कुछ ठंडा पी ले गया, ठंडा खा गया, बाहर गया, कुछ धुआं लग गया, धूल मिट्टी लगी, तो उसके बाद में बच्चे खांसने लगते हैं। कभी पेंटिंग है, कुछ स्ट्रॉन्ग स्मेल है, उससे भी होता है। बढ़ गया। हाँ, ये मॉस्किटो नेट्स वगैरह की जगह पर मॉस्किटो कॉइल जो यूज करते हैं, उनमें भी ऐसा होता है। तो बच्चे अचानक खांसना शुरू करते हैं। पहले शुरू में थोड़ी थोड़ी खांसी आती है, वो बढ़ने लगती है, फिर वो दम लगने लगता है। और अक्सर रात में बच्चे खांसते ज्यादा। इसकी खासियत है कि बच्चे रात में ज्यादा खांसते हैं। और माँ बाप को बोलेंगे कि बिना बुखार के है। बिना बुखार का मतलब, बिना बुखार मतलब वो ज्यादा HRAD या चाइल्डहुड एस्थमा में आता है। जी बिल्कुल। मेजर डिफरेंस इज फीवर। और दूसरा एक चीज और है, कभी कभी कार्डियक पेशेंट्स में, बच्चों में भी कुछ कार्डियक डिजीज होती है जिसमें बच्चे खांसते हैं। अच्छा। अब ये पॉइंट समझना है कि उसमें बच्चे लोग का जो प्रेजेंटेशन है, जिस तरीके से आते हैं, वो थोड़ा अलग हटके होता है। उसमें बच्चे लोग को इसके अलावा दम लगना, सांस फूलना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, खांसी बाद में आती है, और सूजन आती है, पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन आती है।
तो कुछ कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जो बार बार खांसी बोल के आते हैं। हाँ। और उसको हम लोग बोलते हैं रिकरेंट चेस्ट इन्फेक्शन। बहुत सारे कॉजेज में होता है। सबसे डेंजरस में कार्डियक होता है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कार्डियक है कि कार्डियक है। उसके अलावा फेफड़ों से रिलेटेड होता है। फेफड़ों से रिलेटेड सबसे कॉमनेस्ट बच्चों में हाइपर रिएक्टिव डिजीज यानी चाइल्डहुड अस्थमा है, जो कि अक्सर अननोटिस्ड होता है। खांसी की सिरप पे रहते हैं बच्चे, खांसी की सिरप लेते हैं, ठीक होता है, फिर जाते हैं, फिर लेते हैं, फिर ठीक होता है, भाप देते हैं, ये चलते रहता है। और उसके अलावा कुछ और भी डिजीज होती हैं जो फेफड़ों की होती हैं, जैसे अपन ने डिस्कस किया निमोनिया, अपन ने बोले निमोनिया वो है। उसके अलावा ब्रोंकाइटिस है, लंग एब्सेस है, बहुत सारी चीजें हो जिनमें ऐसा होता है। लेकिन जो सबसे कॉमन है लेमन के लिए एचआरडी। तो मतलब पेरेंट्स को हमने ये समझाना है कि आपके बच्चे के लक्षण अगर ऐसे हैं कि खांसी है जो बिना बुखार के है जी, और रिकरेंट होती है, मतलब वो खुद नोटिस करे कि कोई घूम के आए, धूल लगा तो खांसी आ गई, ठंडे मौसम में खांसी आ गई, तो आप ये सोचिए कि अपना बच्चा जो है चाइल्डहुड अस्थमा की कैटेगरी में आ सकता है। रात में ज्यादा खांसी आ रही है, रोने पे ज्यादा खांसी आ रही है, चिल्लाने पे ज्यादा खांसी आ रही है, दौड़ने पे ज्यादा खांसी आ रही है, भागने पे खांसी ज्यादा आ रही है, मतलब बहुत लाइकली ये अस्थमा है। तो इसका कॉज एटियोलॉजी जो हम लोग बोलते हैं वो क्या हो सकता है? उसकी बेसिक एटियोलॉजी होती है कि अपनी सांस की नली जो है वो हाइपर रिएक्ट करती है, जरूरत से ज्यादा रिएक्ट करती है। अच्छा। मतलब जैसे बॉडी का रिस्पांस जो होना चाहिए किसी भी स्टिमुलस से प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। हाँ, बराबर। अगर डिसप्रोपोर्शनेट रिस्पांस रहा तो ये नॉर्मल चीज में नहीं होती है। जैसे मैं एक छोटा सा मिसाल दूंगा, कोविड के ज़माने में कोविड बहुत लोगों को हो रहा था, लेकिन कोविड जो हो रहा था उसमें एक ही फैमिली में किसी को बहुत कम लक्षण आ रहे थे, वो आराम से चाय पीते घूम रहे थे। हाँ। कुछ लोग बहुत सीवियर आईसीयू में चले गए थे। हाँ। तो ये बॉडी का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो मुख्तलिफ होता है, हर इंसान में अलग अलग होता है। तो बच्चों में जब सांस की नलियों में जो रिएक्शन होता है, जो रिएक्टिविटी होती है, जो इन्फ्लेमेशन हम लोग बोलते हैं, हाँ। वो जरूरत से ज्यादा हो जाए उसको बोलते हैं हाइपर रिएक्टिव डिजीज, इन शॉर्ट अस्थमा, एचआरडी जी। रेड फ्लैग्स जैसे पेशेंट को समझाने के पेशेंट समझ गया कि मेरे बच्चे को जो है हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज है या चाइल्डहुड अस्थमा है, तो वो जो है यूजुअली सोचते हैं भाप दिला देंगे तो ठीक हो जाएगा। पर क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि उनको समझना है नहीं अब भाप काम नहीं करेगी, या फिर इसको अच्छा करना है, ठीक करना है, आगे तक कैसे हर साल ले सकते हैं, हर महीने कैसे ले सकते हैं, उसको कैसे ठीक करें या कैसे उसको मॉडिफाई करें? बराबर। असल में जो एक्यूट एपिसोड आता है, जब बच्चा यानी कि सडनली सांस फूल रही, दम लगते आया, उस वक्त जो डॉक्टर्स होते हैं, जो पीडियाट्रिशियन हो या बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो अपना प्रॉपर आईसीयू के मैनेजमेंट के हिसाब से उसको ठीक कर देते हैं। वो एक्यूट अटैक से बच्चा निकल जाता है, उसका पूरा प्रोटोकॉल है, गिना गाइडलाइन से पूरा प्रोटोकॉल है, वो उससे ठीक हो जाता है। लेकिन उसके बाद में जो रेगुलरली इंटरमिटेंटली बीच बीच में बिना बुखार की जो खांसी आती है, जिसको अपन छोड़ के बैठेंगे तो धीरे 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 करके उन लंग्स में फाइब्रोसिस डेवलप हो जाएगी। फाइब्रोसिस मतलब अंदर कुछ प्रकार के धागे डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके फेफड़े पूरे अच्छी तरह से खुलेंगे नहीं, फेफड़े बीमार रहेंगे। ग्रोइंग बच्चा है, बढ़ने वाला बच्चा है, फेफड़े भी बढ़ने वाले हैं, बीमारी रहेंगे, और एडल्ट होकर के बच्चे को पूरा दमा होने के चांस है। तो इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, जब जिन बच्चों में अगर ऐसा आता है, हमें श्योर है कि ये अस्थमा है, बच्चा अस्थमा की तरफ जा रहा है, या प्रॉपर फुल ब्लोन अस्थमा बड़ा होकर के होगा, उसको बेहतर है अभी कंट्रोल कर लेना। तो फिर कंट्रोल करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? 2 थेरेपी होती है, हम लोग उनको रिलीवर बोलते हैं और उसको मेंटेनेंस थेरेपी बोलते हैं। जो रिलीवर थेरेपी होती है, जब पेशेंट को तकलीफ होती है तो उस टाइम पे हम उनको एक्यूट अटैक को रिलीव करने के लिए नेबुलाइजेशन, कभी कभी स्टेरॉइड्स, ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। मेंटेनेंस थेरेपी या जिसको कंट्रोलर थेरेपी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हमारा लक्षण ये होता है कि ये जो अंदर इन्फ्लेमेशन सांस की नली में चल रहा है, ये खाली कफ नहीं है, आपका अंदर जो सूजन है, जो इडिमा है सांस के लिए, वो भी दूर हो जाए ताकि फेफड़े अच्छे से खुलने लगे, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो ये प्रॉपर फुल ब्लोन दमा में ना जाए। ठीक। तो जो मेंटेनेंस थेरेपी आप कह रहे हैं या कंट्रोलर थेरेपी रहती है, उसको आम जबान में पेरेंट्स को कैसे समझाएंगे? पेरेंट्स को ये समझाना है, देखो अभी फेफड़े बढ़ रहे हैं, ग्रोइंग फेफड़ा है, बराबर, इस वक्त एक्यूट अटैक को अपने ठीक कर दिए, लेकिन छोड़ेंगे तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे चल करके ये प्रॉपर फुल ब्लोन दमा होगा। जैसे हम लोग किसी की कोई, अब हम ये बोलते हैं छोटा सा स्टिच इन टाइम सेव्स 9, छोटा सा फट गया उसको तुरंत सिल दोगे तो बड़ा होकर नहीं होगा। अब बच्चा बढ़ने वाला है, सब सिस्टम बढ़ने वाला है, अपना काम है उसको लंग्स को अच्छे से कंट्रोल करना। ये इन्फ्लेमेशन जो हो रहा है, आपको जब खांसी नजर आती है तो आपको लगता है आपके बच्चे दमा है, लेकिन अंदर काम चालू है, अंदर इन्फ्लेमेशन चालू है, उसको आपको अच्छे से कंट्रोल करना है ताकि वो फुल ब्लोन अस्थमा में आगे ना हो। तो उसको हम लोग ये बोलते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट और सेफेस्ट थेरेपी होती है वो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स होते हैं, इनहेल्ड स्टेरॉइड्स होते हैं।
आप नेबुलाइजेशन देते हो, टेम्परेरी आराम मिलता है। उससे बेहतर है प्रॉपर डोज में इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं जो सांस के नली में जाते हैं और जाकर के वहीं पर काम करते हैं जहाँ फॉल्ट है। लंग्स में फॉल्ट है, लंग्स में काम करेंगे। खांसी की दवा पेट में आती है, अतरी में आती है, लिवर में आती है, फिर खून में आती है। वही मैं यही बोलना चाह रही थी कि पेरेंट्स आते हैं, हमने उनको प्रिस्क्राइब कर दिए कि आपको इनहेलर लेना है, मेंटेनेंस कंट्रोलर थेरेपी के हिसाब से, ताकि बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहे, लंग्स अच्छे रहे, फाइब्रोसिस ना हो। लेकिन पेरेंट्स के दिमाग में है कि वो इनहेलर लेने से बच्चा उसका आदी बन जाएगा। नहीं, वो उसकी फेफड़ों की जरूरत इस वक्त, आप अभी इस्तेमाल नहीं करोगे तो बड़ा होकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी इस्तेमाल करोगे तो एक अपॉर्चुनिटी देंगे अपने उसके लंग्स को डेवलप होने की, जिससे धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होगा तो बहुत मर्तबा बच्चे आउटवे कर जाते हैं अस्थमा को, उससे निकल जाते हैं। लेकिन अगर बीमार फेफड़े रहेंगे तो बीमार फेफड़े बीमारी रहेंगे, आपको खांसी नजर नहीं आएगी मगर अंदर फाइब्रोसिस चालू है और आस्ते आस्ते धीरे धीरे करके वो प्रॉपर फुल ब्लोन अस्थमा होने के चांस रहते हैं और आपके लंग के फंक्शन भी कमजोर हो जाते हैं बच्चों के। क्योंकि सर हम लोग अभी जिस माहौल में रहते हैं, जैसे वी आर लिविंग इन इंडिया, अभी हम लोग बेसिकली मुमरा में रहते हैं, तो जो हमारे आसपास लोग हैं, पेरेंट्स के आसपास लोग हैं, उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो आमतौर पर यही बोलते हैं कि इनहेलर, एक तो पहले स्टिग्मा कि इतना छोटा बच्चा है उसको कैसा इनहेलर देंगे, तो बड़े लोग लेते हैं, दमा वाले लोग लेते हैं, और एक बार चालू कर दिए तो बंद होगा क्या। तो वो पेरेंट्स को कन्विंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। काउंसलिंग सबसे बड़ा इसमें इम्पोर्टेंट रोल है। आपको पेशेंट को वक्त देना होता है, पेशेंट के पास बैठना होता है, समझाना होता है। देखिए बेसिक चीज ये कि ये तो समझ में आ गया कि ये एक छोटी बीमारी नहीं है, ये साइलेंट किलर है। ग्रेजुअल होकर के बच्चों को फुल ब्लोन अस्थमा करेगी, नंबर 1। नंबर 2, इससे मॉर्बिडिटी पेशेंट की बढ़ जाती है, स्कूल एब्सेंटीज, स्कूल टाइम, बच्चे ओवरऑल ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। बच्चों ग्रोथ और डेवलपमेंट में असर पड़ता है। इसको कंट्रोल करना तो जरूरी है। अब 2 ऑप्शन है अपने पास, या तो बीच में खांसी की सिरप देते रहो, भाप देते रहो, ठीक रहेगा, या उसको अच्छे से सॉर्ट आउट करो। प्रॉब्लम को अच्छे से सॉर्ट आउट होने के लिए वेल स्टडी डेटा है, कॉकरन रिव्यूज, बहुत सारे मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स हो चुके हैं, मतलब बड़ी अच्छी रिसर्च हो चुकी है और वो क्लियरली एस्टैब्लिश है सेफेस्ट और बेस्ट और लोकल थेरेपी जो है वो इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए फेफड़ों में डालना है, डालने के लिए वेपर्स आते हैं, मतलब इनहेल फॉर्म में होगा वो, डिवाइस होगा जिसे आप नॉर्मल सांस से वैसे लेना है, बस वो मेजर्ड दवा आपके लंग्स में जाएगी, लंग्स की इन्फ्लेमेशन कम करेगी और आपके फेफड़े अच्छे मेंटेन रहेंगे, कोई आदत नहीं पड़ेगी उसकी। वो जरूरत है, वो फेफड़ों की टॉनिक समझ लीजिए, हम पेशेंट को समझाते हैं, वो फेफड़ों की टॉनिक है। अपन ब्रश करते रोज, वो जरूरत है बॉडी के लिए, नहाते रोज, स्किन के लिए जरूरत है, ये लंग्स के लिए जरूरी है। इसलिए जरूरी है ताकि आगे बड़ा होकर के ये फुल ब्लोन अस्थमा ना हो। प्रॉपर तरीके से लेंगे तो आदत नहीं पड़ेगी, इंटरमिटेंट छोड़ेंगे पकड़ेंगे तो फिर उसका असर नहीं आएगा। फिर आपको मॉलिक्यूल्स बढ़ाने पड़ेंगे, कभी लो मॉलिक्यूल, फिर थोड़ा और स्टेप अप करना पड़ेगा, फिर थोड़ा और स्टेप अप करना पड़ेगा। इससे बेहतर है इसको अच्छे से ढंग से समझ करके, कन्विंस होकर के और उनको अच्छे से काउंसिल करेंगे तो बहुत मर्तबा पेरेंट्स एग्री हो जाते हैं, वो चालू हो जाता है और दे डू वेल, चिल्ड्रन डू एब्सोल्युटली वेल विद दिस। बहुत अच्छा इफेक्ट है। हाँ, हम लोग देखते हैं हफ पफ किट से अच्छा इफेक्ट होता है, जो रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और बच्चा एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता है बच्चा। अब उसको खेलना है, धूल मिट्टी में तो जाएगा, बाग गार्डन में जाएगा, तो अब उसको नहीं रोक सकते, तो कम से कम उसको सपोर्ट करें, उसको उसकी बॉडी की जरूरत को पूरा करें। अगर बीमार है बच्चा या HRAD की कैटेगरी में है तो उसको इनहेलर देना उसके लिए जरूरी है। जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। अभी आजकल फॉग चल रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में अपन देख रहे हैं कितनी पुअर है, उन बच्चों में तो और प्रेसिपिटेट हो जाती है ये सब चीजें। तो आपको बहुत जरूरी है उसको अच्छे से कंट्रोल करना, एंड दैट्स द स्टैंडर्ड ऑफ केयर, और उससे इंशाल्लाह अच्छा फर्क पड़ता है, बहुत बच्चा अच्छा रिकवर हो जाता है। सो डियर पेरेंट्स, अगर अपने बच्चों में आपको लगे कि बार बार खांसी आ रही है, बिना बुखार के आ रही है, रात में आ रही है, रोने पर ज्यादा खांसी आ रही है, या बच्चा हंसता है ज्यादा और या दौड़ता है, भागता है, खेलता है और ज्यादा खांसी आती है, तो हो सकता है अपने बच्चे को हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिजीज यानी कि चाइल्डहुड अस्थमा हो। इसको हल्के में ना लें और अपने पीडियाट्रिशियन जरूर संपर्क करें।